कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग ये भी देख लेते क्या कि अगर कोई कंपाउंड आपको मिला है तो आप लैब में कैसे टेस्ट करोगे कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल मैंने अभी अभी बनाया है, बताओ ये सैचुरेशन टेस्ट में क्या रिजल्ट देगा। सैचुरेशन टेस्ट में रिजल्ट देने का मतलब या तो पिंक कलर गायब होगा या तो नहीं होगा। तो आपका रिजल्ट क्या है इसमें, क्या गायब हो जाएगा। वेरी गुड, क्यों? बस क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड KMnO4 से इजीली, बस ठीक। ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक, बताओ आपका आंसर सर। रहेगा। क्यों? अब तो ये भी बोल दिया रहेगा। अब क्या आंसर है तुम्हारा? इसमें पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है सब जगह पे, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, ये अब उड़ जाएगा पक्का। चलो, जिसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को इसके बारे में क्लियर हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे क्लास? स्टेट। स्टेट के बेस पे हम लोगों ने देखा था गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। गैसियस में देखे थे कितने होते हैं, C1 से लेके C10 वाले, C4 वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक, ध्यान रखना वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए है ना। अदरवाइज अगर एक कार्बन वाला है और एक कार्बन वाले में जैसे आप मान लो CH3OH मिथेनॉल, तो भले एक कार्बन है लेकिन इसके पास ये कैसा है, लिक्विड नेचर का है। लिक्विड होता है ना अल्कोहल, तो फिर एक कार्बन का हो चाहे दो कार्बन का हो। ठीक, तो जो C1 से C1 टू C4, C5 टू C10 एंड ग्रेटर देन C11, ये जो लिखा है ये किसके लिए है, हाइड्रोकार्बन के लिए। डन। चलो अब अपने को देखना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उस बेस पे मैंने इतना तो बता दिया था आप लोगों को कि जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, या तो होगा एलिफेटिक या तो होगा साइक्लिक। साइक्लिक में भी फिर दो टाइप, एलिसाइक्लिक और, ठीक है, एलिसाइक्लिक ही आपके लिए नॉन एरोमेटिक भी कहलाएगा, है ना। चलिए, और किस बेस पे जज कर रहे हैं कि वो चीज़ एलिफेटिक, सॉरी किस बेस पे जज कर रहे हैं कि वो चीज़ एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। वो तो एरोमेटिक का टाइप है। हकल्स रूल के बेस पे। ठीक, अब पेज चेंज कर लो। उसमें जितना बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा कुछ तो लिखने का रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10-15 पेज छोड़िए और उसके बाद फिर लिखिएगा हकल्स रूल। सॉरी 10-15 लाइन, हाँ चलेगा। बस बस बहुत है, बहुत है। थोड़ा ऊपर तक, ऊपर तक, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और ऊपर चल जाएगा। अच्छा तुम ऐसे करके लिखो क्या वहाँ पे, वो बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एक काम करो, तुम नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, वहाँ पे ही बन जाएगा तुम्हारा तो। हाँ, मतलब पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हकल्स रूल यहीं लिख सकते हैं। हाँ जी,
हकल्स रूल। अच्छा, ये हकल्स रूल जो है ये एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में आता है, और एरोमेटिसिटी आप लोगों को चैप्टर 9 का सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो हम लोग इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानना चालू किया है, और पहचानते पहचानते मालूम चल गया कि अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लोज्ड रिंग वाला है वो फिर दो टाइप का होता है, एक एलिसाइक्लिक यानी नॉन एरोमेटिक टाइप, और एक एरोमेटिक टाइप। तो अब जब पहचानना ही सीख रहे हैं तो यही इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हकल्स रूल पढ़ ले रहे हैं ताकि पहचानना ही सीख जाए। ठीक है, हकल्स रूल इसमें लिखिएगा, द मॉलिक्यूल शुड हैव द मॉलिक्यूल शुड हैव कोलॉन का साइन। तुम लोग भूल गए हो भाई, ये है कोलॉन, ये द मॉलिक्यूल शुड हैव, फिर कोलॉन का साइन, नीचे लाइन में लिखिएगा ए। अरे नीचे लाइन में भाई, ए। आज तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो वर्ड है साइक्लिक क्लाउड, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, है कि नहीं? पहली बार सुने होंगे। तो लिख लीजिए भाई, साइक्लिक क्लाउड क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करके वहीं पे। साइक्लिक क्लाउड का मतलब होता है पाई बॉन्ड एट रेगुलर इंटरवल, पाई बॉन्ड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक, डन? अरे डन, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा पॉइंट, हगल्स रूल के अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स total number of pi electrons should be equal to 4n plus 2। थर्ड पॉइंट, n, इसको ऐसे लिखना, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना, n should be an integer। should be an integer। डन? चलो, अब आपको कोई सा भी क्लोज रिंग वाला स्ट्रक्चर मिल जाए, आप लोगों को क्या देखना है कि वो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक नेचर का है, उसके लिए आपको हकल्स रूल चाहिए। इतना तो क्लियर है? अच्छा, अब वो जो वर्ड लिखा है आप लोगों ने साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में घूमे तो रेगुलर इंटरवल आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ये है ए, ये है बी,
क्या नाम है रुकना भाई, समझाने तो दे। ए का नाम क्या होगा? अरे ये तो 11 उसमें 10th में पढ़े हो बेटा। अगर 3 कार्बन की चेन होती, ये तो मालूम है आपको, यहाँ पे कार्बन है। हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ लिया है ना? कब पढ़े? IUPAC पढ़ाई नहीं मैंने जब तो। ये 3 कार्बन है। अगर ये 3 कार्बन ऐसे लिखे होते तो क्या होता? CH3 CH2 CH3। क्या है ये? प्रोपेन। अब प्रोपेन को क्या किया है हम लोगों ने, साइक्लिक रिंग में ले आए, तो यही प्रोपेन क्या कहलाने लग गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अब उस साइक्लोप्रोपेन में एक डबल बॉन्ड आ गया है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन से बन जाएगा साइक्लोप्रोपीन। तो इसका नाम क्या है? साइक्लो। ठीक, उसका नाम क्या दोगे? 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन, लेकिन उसमें 2 ईन है यानी कि डाई, फिर आएगा ईन, क्योंकि ईन मतलब डबल बॉन्ड कितना है? 2 ठो है ना, इसलिए डाई ईन। तो इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लो ब्यूटा डाईन। डन। इसका नाम क्या दोगे इस हिसाब से? साइक्लोहेक्सा ट्राइइन। नाम कैसे दे रहे हैं वो तो समझ आ गया। टेट्रा। और कुछ? ईन। यही है ना? ऑक्टाई तो लिखा है। डन। चलो अब इन पांचों में चेक करना है, चलो इसको भी नाम देते हैं हम लोग ई। इन पांचों में चेक करना है कि अपने लिए साइक्लिक तो सब है, साइक्लिक है सब, क्लोज रिंग है, ठीक है। लो बताओ। हाँ, बस यही जानना चाह रहा था, ये साइक्लो क्यों नहीं है? बेटा ये रिंग नहीं जोड़ी है ना, अगर रिंग जुड़ती, क्लोज रिंग होता, क्लोज्ड रिंग होता तो वो चीज़ आप साइक्लिक मानते। अब इसमें रिंग ही नहीं जुड़ी है तो ये क्या होगा? एलिफेटिक है ये। डन। चलिए अब देखो, आपने वर्ड लिखा है देयर शुड बी अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा है हाँ कि ना? साइक्लिक क्लाउड का मतलब पाई बॉन्ड, वो भी कैसा? रेगुलर इंटरवल में। चलो अब इन दोनों शर्तों को, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रख के ए को देखो, क्या ए में जो पाई बॉन्ड है वो रेगुलर है या उसमें इंटरवल है? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बेचारा अकेला है। ठीक, इसमें बोलो ना।
पी रहा था। अरे कोई बात नहीं, फिर चालू करते हैं। हाँ जी, साइक्लिक क्लाउड का मतलब है कि आपको दोनों तरफ से चलने पे सेम मिलना चाहिए। अच्छा, अब दोनों तरफ से सेम मिलने का मतलब, जैसे कि साइक्लिक इवेंट का एग्जांपल क्या है, जैसे कि मॉनसून, जितने भी सीजन है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस आते हैं लौट के, वैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये लौट के वापस आना चाहिए। इधर से चलो चाहे इधर से चलो, साइक्लोप्रोपीन में तो एक ही है बेचारा, कहीं से कुछ बनेगा नहीं साइक्लिक क्लाउड, यानी कि ये तो पहली वाली शर्त में ही फेल हो गया। ठीक, अब सेकंड वाले को देखो, आप इधर से चलोगे तो कैसा मिलेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इधर से चलोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी दोनों तरफ चलने पे सेम सेम मिल रहा है सीक्वेंस। यानी ये क्या है, पहली वाली शर्त तो पूरी कर ली इसने, तीनों शर्त पूरी करानी है अपने को। इसको बताओ, नहीं है, क्यों, ऐसे चलोगे तो है ये डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे चलोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल। क्या दोनों सेम दिख रहा है, नहीं है, यानी ये भी पहली शर्त में फेल हो गया। ये तो है, कैसे, डी एस डी एस डी एस डी, ऐसे चलोगे तो भी डी एस डी एस डी एस डी। ठीक, यानी ये भी पहली शर्त में पास, ये पक्का, ये भी पास हो गया, इसमें भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे भी चलोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डन, पहली शर्त पास। जो पहली शर्त में ही फेल हो गया उसके लिए दूसरे वाले स्टेज में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी को दूसरे स्टेप पे लेके जाते हैं। क्या है दूसरा स्टेप, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 4n+2, यानी 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 2, यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। एक बॉन्ड में 2 रहता है ना, क्या हुआ फिर, 4n इज इक्वल्स टू, क्या ये इंटीजर वैल्यू है n की, इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये पहली शर्त में पास हुआ, दूसरी शर्त में पास हुआ, तीसरी शर्त में आके फेल। हाँ, दूसरा है, कोई बात,
डन। अब उसको देखो, कितना लिखूं? इंटीजर है, ठीक, यानी कि अच्छा इसको भी देख लें क्या। साइक्लिक क्लाउड है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 4n+2 इक्वल टू कितना पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8। पक्का? तो रिजल्ट क्या निकला? साइक्लोप्रोपीन साइक्लिक नॉट एरोमेटिक, इसके लिए साइक्लिक नॉट एरोमेटिक, इसके लिए साइक्लिक नॉट एरोमेटिक। अच्छा, साइक्लिक बोलने का मतलब साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, साइक्लिक बोलने का मतलब क्लोज्ड रिंग वाला, ठीक। साइक्लिक नॉट एरोमेटिक, ये साइक्लिक एंड एरोमेटिक, ये साइक्लिक एंड नो क्या, नॉट एरोमेटिक। इंटीजर नहीं है ना ये, आया समझ में? चलिए, चलो बताओ, जल्दी बताओ। वो जो मटका बनाया है मैंने अभी अभी, पक्का? वो भी साइक्लोऑक्टा टेट्राइन ही है, बस उसको बनाया दूसरे तरीके से है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी क्या है? साइक्लिक नॉट एरोमेटिक। अगला बताइए, ऐसे चलोगे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके आएगा, और यहीं से ऐसा उल्टा चलोगे तो भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके आएगा, यानी साइक्लिक भी है। 4n+2 इज इक्वल्स टू कितना लिखना है? 5 बॉन्ड, यानी कि 4n इक्वल टू 10-2। टू ही है, इंटीजर वैल्यू है। साइक्लिक क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, वो भी सही रखा, यानी ये कंपाउंड भी क्या है? साइक्लिक नहीं, साइक्लिक एंड एरोमेटिक। अच्छा, आ जाएगा समझ में अब? चलिए जल्दी से लिख लीजिए इन 5-6 एग्जाम्पल्स को। लिखो, जल्दी लिखो। उन लोग लिख रहे हैं असल में।
कल तो फाइनल आ गया इन लोगों का टाइम टेबल। नहीं नहीं, 18 से है, 20 को फिजिक्स है। हाँ, टेंटेटिव में भी वही था। 18 को है फिजिकल एजुकेशन। 18। थोड़ा जल्दी लिखो। चलिए आगे। चलिए, तो ये तो हो गया जज करने का कि कैसे आप पहचानोगे कि एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। अब अगर मान, अच्छा ये चीज़ ना उसमें थियरी में भी आती है कि आपको अगर कोई लैब में कंपाउंड मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वो साइक्लिक नेचर का था या फिर वो एलिफेटिक नेचर का था।
ठीक, तो जहां आप लोगों ने ऐसे करके लिखा है ना बेटा, इधर ये ऐसा साइक्लिक है और इधर पे एलिफेटिक है, लिखा है ऐसे करके। उसके बाद साइक्लिक जो है वो आगे आगे बटा था, लेकिन ओवरऑल इसमें एलिफेटिक और साइक्लिक में कैसे डिफरेंस करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों के पास होता है इग्निशन टेस्ट। ठीक, इग्निशन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा कंपाउंड को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक, जलाने के बाद अब ये आप लोग सोच के बताओ, CH3, उसके बाद बीच में 4 ठो CH2 और उसके बाद फिर से CH3, क्या है ये? हेक्सेन, एन हेक्सेन। ठीक, अब कितने कार्बन है इसके पास टोटल? 6। मैं 6 कार्बन वाला ही इसका एक भाई ले लेता हूं जो ये है। ये क्या है? वैसे तो साइक्लोहेक्साट्राईन है, लेकिन है ये बेंजीन ही। रेजोनेंस के टाइम हम लोग पढ़े थे ना, इसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण हम लोग बीच में क्या करने लग जाते हैं, सर्कल लगाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देख करके बताइए तो बेटा कार्बन डेंसिटी किस में ज्यादा होगी? डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही है। देखो बेंजीन में, यानी कि हमेशा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो ज्यादा कार्बन डेंसिटी वाला होता है। इतना भी क्लियर? अब सोच के बताओ, कार्बन डेंसिटी एलिफेटिक में यानी कि ओपन चेन में कम है, कार्बन डेंसिटी इस वाले में ज्यादा है, तो किसको जलाओगे तो एक बार में ज्यादा कार्बन जलेंगे? कार्बन वाले में, मतलब कि जो क्लोज रिंग है उसमें, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज्यादा है ना भाई। डेंसिटी ज्यादा मतलब कार्बन पास पास है, जलाओगे तो ज्यादा कार्बन एक बार में चलेंगे। जबकि इसमें क्या है, कार्बन दूर दूर हैं, इसको जलाओगे तो एक बार में एक कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसा करके जलते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साथ में बहुत सारे कार्बन चलेंगे। तो थोड़ा सोच के बताओगे बेटा, एलिफेटिक चेन जो है, यानी कि एलिफेटिक स्ट्रक्चर यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन डेंसिटी कम है, तो जब आप उसको जलाओगे तो धुआं आएगा? कार्बन डेंसिटी कम है मतलब धुआं नहीं आएगा, और अगर आया भी तो इतना कि पता ही ना चले। यानी कि जो एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्या है कहानी, इनमें आपको लिखना है कि बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम, या अगर हल्का फुल्का धुआं निकला तो आप क्या बोलेंगे उसको, बर्न्स विथ रेयर फ्यूम्स। हाँ जी, इग्निशन टेस्ट एलिफेटिक और साइक्लिक यानी ओपन चेन और क्लोज चेन मॉलिक्यूल को चेक करने का तरीका है। मान लो एक रैंडमली एक कोई चीज़ मिल गई, आप कैसे पता करोगे कि ये ओपन चेन है कि क्लोज्ड चेन है, यानी कि वो एलिफेटिक है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला है। ठीक, इग्निशन टेस्ट से। अच्छा, जबकि साइक्लिक में क्या है, कार्बन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि कंपाउंड बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, जिसको आप और क्या बोलोगे, डेंस फ्यूम। डन। अब एक चीज बताओ, आप में से किसी ने वो जैसे स्पिरिट हो गया, सैनिटाइजर हो गया, उनको लगा के ऐसा आग लगाया है आज घर में जाके? या फिर जैसे कि परफ्यूम, एक काम करना, चम्मच में थोड़ा सा परफ्यूम मारना और उसमें आग लगाना। आपको भी मालूम है वो हल्का नीला सा आग लगेगा, ठीक, उसके बाद वो जल्दी से बुझ जाता है, ये देखे हो ना? तुम्हारी इच्छा। लेकिन उसमें से धुआं निकलता है क्या? नहीं निकलता। ठीक, क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो कैसे नेचर का होगा, है? चेक भी कर लें, सैनिटाइजर में क्या है, इथेनॉल। कैसा है, कार्बन कार्बन लीनियर है ना, ओपन है। ठीक, जस्ट इसके उल्टे आप लोगों ने टायर को जलते देखा है, निकलता है धुआं, खतरनाक धुआं निकलता है। ठीक, यही नहीं, आज घर जाकर के आप लोग एक काम कीजिएगा, 2 कंपाउंड को चम्मच में ले लेके जलाइएगा। पहला कंपाउंड रहेगा पेट्रोल,
दूसरा कंपाउंड रखेंगे आप शक्कर। ठीक, दोनों को बारी बारी से अलग अलग चम्मच में रख करके डायरेक्ट जला के देखो, फिर बताओ कि रिजल्ट क्या आता है। डन, कर लोगे इतना? अगर शक्कर करने का मन नहीं है तो आपके पास एक चीज और रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं डामर गोली, नेफ्थलीन बॉल्स आती है वाइट कलर की, उसको थोड़ा सा तोड़ना, उंगली से क्रश करना और उसको चम्मच में रख करके फिर जला करके देखना। तो क्या क्या आप लोगों को करना है बेटा? पेट्रोल या तो फिर वो सैनिटाइजर या फिर डिओड्रेंट, ठीक, और दूसरा या तो नेफ्थलीन बॉल या तो फिर शुगर। ईमानदारी से मेरे को ऑब्जर्वेशन बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया आपका, और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि इन चार में से कौन सा कंपाउंड है जो एलिफेटिक नेचर का, कौन सा कंपाउंड है जो कि साइक्लिक नेचर का। बन जाएगा इतना? ठीक, एक थोड़ा प्रैक्टिकल करके घर में खुद से सीख के बताइएगा। ये हो गया। चलो, ये तो हो गई बात इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जब इनको बारे में सीख गए हैं बेसिक कि ये होता क्या है, तो आओ चलो अब उसको नाम देना शुरू करें। हेडिंग डालिएगा IUPAC। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चैप्टर 1 में भी था, क्लास 9th में भी था, कई बार पढ़ चुके हो इसको। बिल्कुल है ना, 9th में भी जो चैप्टर 1 है उसमें ही दिया हुआ है। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डन, चलिए। अच्छा, IUPAC क्या है, क्या काम करता है? बताया बेटा मैंने, जब मैं आप लोगों को चैप्टर 1 बता रहा था तभी बताया मैंने। एग्जैक्टली, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको नाम देना, उनका सैंपल रिजर्व करना, ये सारा काम किसका है? IUPAC। यही काम फ्लोरा एंड फौना के लिए कौन करता है? बताया बेटा मैंने, अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बताओ ना, केमिकल्स का ना क्या बोलना चाहिए, कंजर्वेशन, नेमिंग वगैरह का काम किसका है? IUPAC। बायोलॉजिकल जो और भी चीज़ें हैं जिसमें फ्लोरा एंड फौना आता है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, प्लांट्स, और फौना मतलब जीव जंतु, जानवर जितने भी हैं। ठीक, तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो IUPAC के जैसा ही काम करती है, लेकिन किनको कंजर्व करती है? एनिमल्स, ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फ्लोरा एंड फौना को कवर करती है। कौन है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलो हेडिंग डालो IUPAC। इसमें कंटिन्यूशन में लिख लो, कंटिन्यूशन में ही लिखना है IUPAC ऑफ condensed and bond line formula। बॉन्ड लाइन एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड और लाइन एक साथ है ना, अगर बीच में स्पेस दे दिया तो डैश कर लो, हाइफन ऑफ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक, चलो इसमें एक चीज लिख लो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कार्बन एटम्स आर, यानी कि C एटम्स, कार्बन एटम्स आर लोकेटेड एट टर्मिनल्स, कॉमा, क्रॉसओवर्स,
क्रॉस ओवर्स एंड बेंट्स, BENTS, अरे BNTS, हाँ बेंट्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो बेटे मैं अगर आपको दूं ये इधर इधर, ठीक, इसमें टर्मिनल कौन सा है, यानी यहां कार्बन है यहां कार्बन है, ठीक, क्रॉसओवर इसमें है नहीं, क्रॉसओवर का मतलब जहां दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्रॉस करेंगी। बेंट है इसमें, ये वाला बेंट है तो ये कार्बन होगा, यहां पे बेंट है तो यहां कार्बन होगा, यहां पे भी कार्बन होगा। डन। चलो इसमें क्या क्या है, टर्मिनल है और क्रॉस ओवर है, बेंट नहीं है। यहां कार्बन है यहां कार्बन है, यहां कार्बन यहां कार्बन और सेंटर में कार्बन, क्योंकि वो क्या है, क्रॉस ओवर पॉइंट है। डन। इसमें कहां कहां कार्बन है, यहां है यहां है यहां है यहां है, इधर इधर और इधर। ये तो है, नीचे वाले को इसलिए अलग लिखा है मैंने। डन, पक्का। अब हाइड्रोजन को भी बिठा लो भाई सब में। इसके इस वाले कार्बन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बनाना उसको 4 बॉन्ड है, तो 4 में से एक बनाया हुआ कितना बचा, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बनाना और है, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड मेकअप करना है, इसलिए आया 2 हाइड्रोजन इसके पास। वेरी गुड। फिर इसमें बताओ CH3, ठीक, और सारे के सारे ही CH3 है क्या, ये वाला कुछ नहीं, नहीं होगा CH बेटे, 4 बॉन्ड तो बन गए ना इसके, ठीक, इसलिए उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं। इसमें बता दो CH3, वेरी गुड, कुछ नहीं, आ जाएगा बॉन्ड लाइन बनाने, ठीक। ये क्या है, इथेन, क्यों इथेन, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, CH3 यानी कि नहीं बनेगा ना, वो इसका लिमिटेशन है। इसमें मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में ये बॉन्ड लाइन, मतलब लाइन खींचोगे तो उसमें 2 टर्मिनल तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि 2 कार्बन तो ये रिप्रेजेंट करेगा कम से कम, यानी 2 से कम, यानी कि मीथेन और मीथेन के डेरिवेटिव्स, उनको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग शो नहीं कर सकते, ठीक। चलो ये अभी भी इथेन है, क्यों, क्योंकि ये बेंट नहीं है, ये कर्व है, और अपने लिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कर्व का कोई मतलब नहीं होता, ठीक। उस हिसाब से ये क्या है, अभी भी इथेन है, क्यों, एक इधर, बाकी तो पूरा कर्व्ड स्ट्रक्चर है। डन, बन जाएगा। डन, बस ये बॉन्ड लाइन, फटाक से इसको उतार लीजिए। अगली क्लास में हम लोग IUPAC के स्टेप से कैरी फॉरवर्ड करेंगे।